जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन नेवी के फ्यूचर सबमरीन मतलब प्रोजेक्ट 75I के रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि एक तरफ जहां पे 2020 का समाप्त हो रहा है तो वहीं पे इस साल इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने के लिए क्या प्रोग्रेस किया गया है और आने वाले साल में हमें इन प्रोजेक्टों को लेके क्या देखने को मिल सकता है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को रशिया के साथ किए जाने वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के डील के बारे में बताऊंगा, जिसे लेके हाल ही में खबर आया था कि संभावित ये डील रद्द हो सकता है क्योंकि रशिया के द्वारा मेक इन इंडिया के लिए काफी ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। और आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डिफेंस फोर्सेस की तरफ से रशिया के साथ किए जाने वाले इन डीलों को और सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके स्वरूप हमें आने वाले समय में क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन के कॉन्सेप्ट के बारे में बीते कई महीनों से न्यूज में काफी बार चर्चा किया गया और ये फिर से एक बार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बढ़ते हुए चाइनीज थ्रेट को देखते हुए गवर्नमेंट द्वारा अब इन सबमरीनों को जल्द से जल्द नेवी में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों इन प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों के कॉन्सेप्ट को देखें तो ये कई मामलों में इंडिया के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों के तुलना में ज्यादा आधुनिक है, जिसे फिलहाल इंडियन नेवी के लिए मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट को बढ़ाने के लिए अगर प्रोजेक्ट 75I की जगह में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों को भी अधिक मात्रा में खरीदा जाएगा तो ये इंडियन नेवी के लिए चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों में कुछ ऐसे खासियत है जो स्कॉर्पियन क्लास में नहीं है। और प्रोजेक्ट 75I जिस तरीके से इंडियन नेवी के पावर प्रोजेक्शन को इंडो पैसिफिक में बढ़ा सकता है, उतना तेज गति से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन नहीं बढ़ा सकता। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते 2 सबमरीनों के प्रोजेक्ट में इंडिया को सबमरीन तो मिला लेकिन सबमरीनों को बनाने का तरीका नहीं मिला। HWD टाइप 209 सबमरीन के प्रोजेक्ट में और स्कॉर्पियन क्लास दोनों के प्रोजेक्ट में ही इंडिया को रिलेटिवली काफी हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया, लेकिन भारत द्वारा इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बड़े फायदे नहीं उठाया गया। मजेगांव शिपयार्ड लिमिटेड जहां पे सबमरीनों को खाली मैन्युफैक्चरिंग करने पे ही ध्यान रखा, वहीं पे सबमरीनों को कैसे बनाते हैं और सबमरीनों के डेवलपमेंट और डिजाइन के ऊपर फोकस नहीं डाला गया। और इसीलिए प्रोजेक्ट 75I को अब इंडियन नेवी के फ्यूचर के जरूरत के साथ साथ टेक्नोलॉजी को हासिल करने का जरिया भी माना जा रहा है। और गवर्नमेंट इसीलिए भी फूक फूक के कदम रख रहा है ताकि पिछले 2 सबमरीनों के प्रोजेक्टों में जो गलतियां हुआ है उस गलतियों को प्रोजेक्ट 75I में फिर से दोहराया ना जाए। दोस्तों इन सबमरीनों के लिए रशिया से शुरू करके फ्रांस तक लगभग हर एक देश द्वारा अपने डिजाइन और कॉन्सेप्टों का पेशकश किया जा चुका है, पर अभी तक इन सबमरीनों में पेशकश किया गया डिजाइन और कॉन्सेप्टों के द्वारा भारत के जरूरतों को पूरा नहीं किया जा पा रहा है। प्रोजेक्ट 75I में जहां पे भारत द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ साथ वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल करने का बात कहा जा रहा है, तो वहीं पे इंडिया इन सबमरीनों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में डोमेस्टिक शिपयार्ड में ही बनाने का इरादा रखता है। दोस्तों करेंटली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब इन सबमरीन के टेंडर में शामिल कंपनियों के तरफ से इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक सबसे क्लोजेस्ट सबमरीन के डिजाइन को ऑफर भी किया गया है और साथ में इंडियन नेवी के जरूरत के मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशन का भी ऑफर किया जा चुका है। और इस टेंडर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 5 फॉरेन कंपनी और 2 इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर को भी चुना गया है। पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट का असल मकसद तो ये है कि इन 6 सबमरीनों के डेवलपमेंट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंपनियों के पास इतना क्षमता आ जाए कि इन 6 सबमरीनों के अलावा आने वाले समय में अपने बलबूते पे बिना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के सहारे इन कंपनियों द्वारा इंडियन नेवी के फ्यूचर जरूरत के सबमरीनों को निर्माण करने का क्षमता हो। मतलब खाली ये 6 सबमरीन इंडिया के इनिशियल जरूरतों को पूरा नहीं करेगा बल्कि सबमरीन बनाने का टेक्नोलॉजी को सीखने में मदद करेगा, जिससे आने वाले समय में इंडिजीनियस सबमरीनों के डेवलपमेंट टोटली इंडिपेंडेंट हो सके। जिस तरीके से पास्ट में इंडिया द्वारा जर्मन कंपनी मेसेरस्मिथ के साथ मिलकर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के डिजाइन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया गया था, जिससे अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टरों को लेके इतना ज्यादा नॉलेज हासिल कर सका है कि अपने ही बलबूते पे अटैक हेलीकॉप्टर और मीडियम लिफ्ट और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जैसे कॉन्सेप्टों के ऊपर भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इवन दोस्तों इस एक्सपीरियंस से इंडिया को इतना ज्यादा मदद मिला है कि अब इंडिया को उन बड़े देशों में गिना जाता है जो बेहतरीन हेलीकॉप्टरों का डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करता है। और भारत अपने पूर्व के इसी एक्सपीरियंस को सबमरीन बिल्डिंग में भी लगाना चाहता है ताकि आने वाले समय में हेलीकॉप्टरों के जैसे सबमरीन बिल्डिंग में भी भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो पाए। और 2020 में जहां पे इन सबमरीनों के कॉन्सेप्ट को लेके इंडिया कई सारे देशों के साथ बातचीत कर चुका है और एक तरीके से कहे तो कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों को चुना भी जा चुका है, तो वहीं पे माना जा रहा है कि 2021 में इंडिया द्वारा फाइनली कॉन्सेप्ट के ऊपर मोहर लगा दिया जाएगा ताकि सबमरीनों के बिल्डिंग के प्रोसेस को शुरू किया जा पाए और जल्द से जल्द इंडियन नेवी में प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीनों को शामिल किया जाए और अपने खुद के कॉन्सेप्टों को भी तैयार करने के लिए अपना तैयारी शुरू किया जा पाए। दोस्तों अब चलिए
चलिए जानते हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट के बारे में। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि इंडिया और रशिया के बीच में जो KA-2260 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर बातचीत हो रहा था, संभावित ये रद्द हो सकता है अगर दोनों देशों की तरफ से प्राइस नेगोशिएशन को सटीक तरीके से आगे ना बढ़ाया गया तो। हाल ही में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में इन हेलीकॉप्टरों को मैन्युफैक्चर करने का जो प्राइस है, ये रशिया की तरफ से काफी ज्यादा दावा किया जा रहा है बोल के भी खुलासा हुआ। और संभावित इस प्रोजेक्ट के तहत जिन सबमरीनों को भारत रशिया से डायरेक्टली परचेस कर रहा है और जिन सबमरीनों को भारत में ही निर्माण करने का बात कह रहा है, उनमें करीबन प्राइस का अंतराल दुगना के आसपास है। और दोस्तों, एक तरफ जहां पे इन कारणों की वजह से थोड़ा बहुत आशंका ये भी है कि डील कैंसिल हो सकता है, तो वहीं पे अब सुनने को आ रहा है कि संभावित ये डील कैंसिल ना हो बल्कि इंडियन आर्मी को थोड़ा बहुत वेबर दिया जाए ताकि इंडियन आर्मी अपने जरूरतों को इन हेलीकॉप्टरों के द्वारा पूरा कर पाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया द्वारा KA-2260 हेलीकॉप्टरों को 2015 में चुना गया था ताकि इंडिया अपने बेड़े में इस्तेमाल होने वाला चीतक और चेता हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस कर पाए। ये जो चीतक और चेता हेलीकॉप्टर है, इनमें से 75% हेलीकॉप्टर ऐसा है जो करीबन 30 साल पुराना है, जबकि इनमें से कुछ हेलीकॉप्टर ऐसे भी है जो 50 साल से इंडियन फोर्सेस में इस्तेमाल हो रहा है। और इन हेलीकॉप्टरों को अब रिप्लेस करना काफी ज्यादा आवश्यक बन चुका है। और इसी आवश्यकता को देखते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इन डीलों को कंडक्ट करने के लिए वेबर मांगा जा रहा है। दोस्तों, सोर्सेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों के रिटायरमेंट का शुरुआत 2023 से शुरू हो जाएगा और इसीलिए अभी से ही तैयारी किया जाना चाहिए ताकि इन हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस किया जा पाए। दोस्तों, रिप्लेसमेंट के तहत 2015 में जब इन हेलीकॉप्टरों को चुना गया था तो कहा गया था कि $1 बिलियन के लागत से ऐसे करीबन 200 हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा, जिनमें 60 हेलीकॉप्टर डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाएगा जबकि बाकी के बचे 140 हेलीकॉप्टरों को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और दोस्तों, इस काम के लिए इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड नामक एक कंपनी का भी निर्माण किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशियन हेलीकॉप्टर का शेयर है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के मुताबिक इन 200 हेलीकॉप्टरों में कम से कम 70% लोकलाइजेशन होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ ज्वाइंट वेंचर में लोकलाइजेशन को 62.4% तक रखने का बात किया जा रहा है। और बीते 2 से 3 साल तक इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा किया जा रहा है कि किस तरीके से ये 70% और 62.4% के बीच के गैप को नेगोशिएशन द्वारा संपूर्ण किया जा पाए। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इंडिया जब अपना खुद का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को डेवलप कर चुका है तो रशिया से इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इतना ज्यादा आवश्यकता क्यों है और क्यों इतना ज्यादा नेगोशिएशन किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया को कम से कम ऐसे 400 हेलीकॉप्टरों का जरूरत है और इंडिया द्वारा अपने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के द्वारा इसका 50% पूरा किया जाएगा, जबकि बाकी के 50% को पैरेलली और एक प्रोडक्शन लाइन में तैयार किया जाएगा। और इसीलिए ही और एक हेलीकॉप्टर को चुना गया है ताकि तेज गति से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में रिटायर किए जाने वाले इन हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस किया जा पाए। इवन इससे तेज गति से खाली रिप्लेसमेंट नहीं होगा बल्कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को भी किया जाना संभव होगा, जबकि ये अगर धीमे गति से होता है तो फोर्स के डिप्लॉयमेंट और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। और दोस्तों, इसे ही देखते हुए अब आर्मी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वेबर मांगा जा रहा है ताकि फ्यूचर में ऐसे मुश्किल का सामना करना ना पड़े। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।